आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंज क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे भारत में स्वतंत्रता मतलब भारत को कैसे स्वतंत्रता मिली उसके बारे में। दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माउंटबेटन प्लान 1947 से। सबसे पहले हम देखते हैं कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान दिया कि जून 1948 तक भारत को मतलब शक्तियों का हस्तांतरण करके अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वेबल के जगह ना 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। 3 जून को 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के और सत्ता के हस्तांतरण की योजना जो है वो भारत में प्रस्तुत की। और उसके अनुसार हम देखें तो उन्होंने पहली बात कही कि 15 अगस्त 1947 को जो है वो भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी, और जो सभी शक्तियां हैं ना वे जिनको दोनों अधिराज्यों को सौंप दी जाएंगी, पूरी तरह से हस्तांतरित कर दी जाएगी। उसके बाद फिर हम इसका जो दूसरा प्रावधान था वो देखें तो उसमें कहा गया कि भारतीय राजवाड़ों को भारत में रहने का या पाकिस्तान में रहने का या फिर स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार उनको दिया गया। उसके बाद फिर हम इसमें अगर माउंटबेटन की तीसरा प्लान को देखें तो उसमें कहा गया कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के जो सिलहट वाले ज़िले हैं वहाँ जनमत संग्रह के द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वहाँ की जनता जो है वो भारत में रहना चाहती है या पाकिस्तान में रहना चाहती है, या फिर किस किस या हो सकता है कि स्वतंत्र रहना चाहती है, उसके बारे में पता लगाना था। चौथा हम देखें तो उसमें कहा गया कि पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं के हिंदू तथा मुस्लिम दोनों सदस्यों की अलग अलग जो है बैठक बुलाई जाएगी। यदि दोनों में से कोई भी एक दल विभाजन के लिए हामी भर देता है और विभाजन की बात करता है तो वैसे स्थिति में विभाजन किया जाएगा। और विभाजन यदि प्रांतों का विभाजन हुआ तो उस स्थिति में ना क्या बोलना चाहिए कि 2 संविधान सभाओं का गठन किया जाएगा, ऐसा उनका प्लान था। फिर पांचवा हम देखें तो विभाजन की स्थिति में सिंध प्रांत भारत या फिर पाकिस्तान के साथ जाएगा, इसका फैसला जो है वहाँ की प्रांतीय विधानसभा को करना था। इसके अलावा एक सीमा आयोग रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया जाना था, जो कि बंगाल और पंजाब वाले हिस्से क्षेत्र का सीमा का विभाजन करेगी, ऐसा कहा गया। दोस्तों, उसके बाद हम देखें तो माउंटबेटन प्लान का क्रियान्वयन देखेंगे। वो तो प्लान था, अब हम इसका क्रियान्वयन देखते हैं जो कि 1947 में हुआ। 3 जून 1947 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में माउंटबेटन प्लान को स्वीकार करने की घोषणा की, और 14 जून को कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत जी ने देश के विभाजन की माउंटबेटन प्लान को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हमारे सामने जो है वो या तो पाकिस्तान या आत्महत्या, दोनों में से किसी एक को चुनना है, और देश की मुक्ति पाने का एकमात्र यही रास्ता है, इससे भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हम देखें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ते हैं। माउंटबेटन प्लान के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ना ब्रिटेन के संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो पारित किया गया था, और फिर 15 जुलाई 1947 को यह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तथा 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके इस अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिलनी थी और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिलनी थी। भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि 14 अगस्त की रात जैसे ही 12 बजेगा पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। दोस्तों, हम देखें तो स्वतंत्र जो पाकिस्तान था उसका प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था, और प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर जब हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो यहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दोस्तों, 1947 को भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी ना,
वो स्वतंत्रता केवल विभाजित स्वतंत्रता ही थी। मतलब इस स्वतंत्रता के बाद ना ये कहें कि बहुत ज़्यादा घृणा या सांप्रदायिक दंगे, क्रूरता, ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी उसकी मतलब भारत को बहुत बड़ी जो है कीमत चुकानी पड़ी थी। और इस स्वतंत्रता को बनाए रखना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना भारत के लिए मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आई। फिर हम देखते हैं कि भारतीय रियासतों का विलय या एकीकरण की मतलब भारत में कैसे उनका विलय हुआ। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और वीपी मेनन के अथक प्रयासों के द्वारा 15 अगस्त 1947 तक 136 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। उसके बाद फिर कुछ अन्य रियासतें भी थे जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे। उन्हें मतलब लालच देकर या किसी भी तरह से उनको कन्विंस करके हस्ताक्षर करवाया गया। जबकि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र में बिल्कुल भी किसी भी तरह से हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे। जम्मू कश्मीर पर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया, जिसके कारण वहाँ के शासक हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। दरअसल 22 अक्टूबर 1947 को अकबर खान के नेतृत्व में कबायली पठानों ने जम्मू कश्मीर पर ना आक्रमण किया था, इसलिए उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद फिर हम देखें तो जो हैदराबाद थी वहाँ की स्थिति जो थी काफ़ी गंभीर थी और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहाँ सेना का प्रयोग करना पड़ा था। वहाँ की जो जनता थी वो भारत संघ में रहना चाहती थी, जबकि जो निज़ाम थे वे स्वतंत्र रहने के पक्ष में थे। तो फिर अंततः देखें तो हैदराबाद के निज़ाम ने 26 अक्टूबर 1948 को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और वे भी भारत में पूरी तरह से शामिल हो गए थे। उसके बाद फिर बात आती है जूनागढ़ के नवाब की। तो नवाब जो थे वो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, जबकि वहाँ की जनता भी भारत संघ में रहना चाहती थी। इसलिए 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के प्रशासन को भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, क्योंकि जूनागढ़ के जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने भारतीय सरकार को इसके लिए आमंत्रित किया था। फिर बात आई पौंडीचेरी, चंद्रनगर और माहे की। तो स्वतंत्रता के बाद भी ना ये जो क्षेत्र थे वो फ्रांसीसी आधिपत्य में थे। फिर वर्ष 1954 में फ्रांस की सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंपने का निर्णय लिया और भारत सरकार के हाथों सौंपकर वे वापस फ्रांस चले गए। लेकिन गोवा जो था वो स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन था, जबकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों को भारत को सौंपा जा चुका था। फिर भी उसके बाद भी गोवा जो था वो पुर्तगाली जो है गोवा को भारत के हाथों सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। तब भारत ने क्या किया, राजनयिक प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास भी असफल रहे। तब जाकर फिर गोवा पर भारत सरकार ने विजय ऑपरेशन चलाया और सैन्य कार्यवाही करते हुए 19 सितंबर 1961 को गोवा के अतिरिक्त दमन और दीव को भी भारत सरकार में भारत संघ में मिला लिया। दोस्तों आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक रहेंगे। अब कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट से आपको किसी भी तरह का फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।